जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना क्योंकि आपको पूरी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, एनपीसीआई ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस है ए पेकॉर, बी पेकेयर, सी पेटीएम और डी पेफोन। तो दोस्तों याद रखें कि एनपीसीआई ने व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए पेकॉर के साथ भागीदारी की है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पूरे देश में कैशलेस भुगतान चलाने के लिए रुपए सॉफ्ट पोस्ट के प्रमाणित भागीदारों में से एक के रूप में तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पेकोर। तो दोस्तों यहां से एक और पॉइंट याद रखना है आपको कि पेकोर किस देश की कंपनी है? तुर्की की। तो दोस्तों इसने एनपीसीआई ने तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पेकोर के साथ भागीदारी की है। रुपए सॉफ्ट पोस्ट व्यापारियों को केवल अपने मोबाइल फोन के साथ कॉन्टेक्टलेस कार्ड, मोबाइल वॉलेट और बियरेबल से सुरक्षित भुगतान से रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर एनपीसीआई की तरफ तो आपको बता दें कि एनपीसीआई के वर्तमान में एमडी और सीईओ दिलीप असवे। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई तथा स्थापना 2008 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सी बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और डी सचिन तेंदुलकर हॉकी स्टेडियम। तो दोस्तों याद रखें कि मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है। भारतीय हॉकी टीम की 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों कितनी बार भारतीय हॉकी टीम को इन्होंने ओलंपिक चैंपियन बनवाने में मदद की है? 3 बार में। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो इनके नाम पे ओलंपिक फाइनल का एक रिकॉर्ड है, भाई भी हम आगे देखेंगे। उन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत के 6-1 से जीत में 5 गोल किए थे। तो फाइनल में 5 गोल करने का जो ओलंपिक फाइनल का इनका रिकॉर्ड है, किनका? बलबीर सिंह सीनियर का। इनका किसी ने आज तक तोड़ नहीं पाया। यह इन्होंने कब किया? तो 1952 के ओलंपिक खेलों में नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने 5 गोल दागे, जिसमें भारतीय टीम 6-1 से विजयी रही थी। वह 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे। तो कब थे यह मैनेजर? 1975 के समय में भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर थे। पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो दोस्तों इनको कब सम्मानित किया गया है? 2019 में किया गया है। किस पुरस्कार से? महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से। और किसने किया है? तो पंजाब सरकार ने। साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बलबीर सिंह सीनियर छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य द्वारा। और बलबीर सिंह सीनियर कहाँ के हैं? तो पंजाब के हैं। और साथ में यह मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि पहले इसका नाम था, अब बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है? तो आपको यह भी याद रखना है, यह पंजाब में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है ए 71वीं, बी 72वीं, सी 73वीं और डी 74वीं। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन से मंत्री हैं वर्तमान में? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से। उन्होंने WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, तो यह WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको यह भी याद रखना है कि वर्तमान में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो दोस्तों अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ नजर डालेंगे तो आपको बता दें कि WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, इजराइल के अगले
मोसाद प्रमुख कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए होकरुबादी, बी डेविड वार्निया, सी कैनोवारो और डी नदारिया बेनो। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि इजराइल के अगले मोसाद प्रमुख डेविड वार्निया को चुना गया है। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो यहाँ से आपको यह पॉइंट भी याद रखना है कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। वैसे आपको कल ही बताया था कि यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इन्होंने डेविड वार्निया को देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है मोसाद, यह विश्व की सबसे अच्छी या विश्व की नंबर 1 जासूसी एजेंसी है। कौन सी? मोसाद। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजराइल की जासूसी एजेंसी का नाम क्या है, तो मोसाद। लंबे समय से मोसाद के एक पूर्व सदस्य वार्निया 1 जून को इजराइल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में योशी कोहेन का स्थान लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है डेविड वार्निया के पहले मोसाद प्रमुख कौन थे, तो आपको योशी कोहेन थे यहाँ के मोसाद के प्रमुख। किनके पहले? डेविड वार्निया के पहले। डेविड वार्निया कब से अपना स्थान ग्रहण करेंगे, तो 1 जून से पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों कोहेन ने 2016 में पदभार ग्रहण करने के बाद से इजराइल के जासूस के रूप में कार्य किया है और अब डेविड वार्निया 1 जून से इसके जासूस के रूप में कार्य करेंगे। किसके? मोसाद के। अब नजर डालें अगर मोसाद की तरफ, तो मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 को हुआ था। मोसाद का मुख्यालय तेल अवीव इजराइल में है। तो दोस्तों मुख्यालय कहाँ है मोसाद का? तेल अवीव इजराइल में है तथा इसका गठन 13 दिसंबर 1949 को किया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ए ओट्टे, बी केविन ओलिएटे, सी कैस्पर रूड और डी एलिस फरेरा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब कैस्पर रूड ने जीता है। दोस्तों नॉर्वे के कैस्पर रूड। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां से यह याद रख लें कि कैस्पर रूड कहां के हैं, तो यह नॉर्वे के हैं। इन्होंने किसे हराया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, डेनिस शापोवालोव को हराया है। तो नॉर्वे के कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव पर जीत के साथ एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल जीता है। जिनेवा में का मतलब है कि नॉर्वे की दुनिया की 21वीं नंबर की खिलाड़ी पेरिस में शीर्ष 16 सीड में शामिल होने जा रही हैं। दोस्तों सभी क्ले कोर्ट इवेंट्स में एक दूसरे करियर के खिताब ने रूड के रिकॉर्ड को फाइनल में 2-2 से ऊपर उठा दिया है। 22 वर्षीय नॉर्वेजियन का पिछला खिताब पिछले साल ब्यूनस आयरस में आया था। तो इसके पहले इन्होंने जिनेवा के पहले कहां जीता था यह खिताब, तो ब्यूनस आयरस में जीता था, वो भी कब? पिछले साल। और अब किसने जीता है, आपको अच्छे से याद रखना है। जिनेवा ओपन टेनिस पुरुष एकल किसने जीता है, तो कैस्पर रूड ने जीता है, जो कि नॉर्वे के हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बैसाख दिवस 2021 हर साल किस तिथि को मनाया गया? आपको सॉरी दोस्तों इसमें बताना है आपको कि बैसाख दिवस 2021 इस साल किस तिथि को मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 21 मई, बी 23 मई, सी 25 मई और डी 26 मई। तो दोस्तों याद रखें कि बैसाख दिवस 2021 26 मई को मनाया गया है। अब बैसाख दिवस क्या होता है, तो आपको बता दें बैसाख दिवस 2021 विश्व स्तर पर 26 मई को मनाया गया है। बैसाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहां से यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए बैसाख दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। और बैसाख दिवस किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से। आप समझेंगे हम बैसाख दिवस का इतिहास क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 से यह दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार बैसाख दिवस कब मनाया गया? सन 2000 में। इस दिवस को मनाने का संकल्प 1999 में पारित किया गया था। 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको यह याद रखना है बैसाख दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2000 से, और अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो 2004 से। 2019 में यह वियतनाम में आयोजित किया गया था। तो कब कहां किया गया? 2019 में वियतनाम में। यह अब तक यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार हो चुका है। सबसे ज्यादा कहां हुआ है दोस्तों? थाईलैंड में। कितने बार? 11 बार। बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहली बार 1950 में श्रीलंका में आयोजित बौद्धों के विश्व फेलोशिप सम्मेलन में औपचारिक रूप से दिया गया था। सम्मेलन में कई देशों के बौद्ध नेताओं ने भाग लिया। दोस्तों इसको सबसे पहले मान्यता कब दी गई थी, तो 1950 में, और किसने दी थी? श्रीलंका ने। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता कब दी? 2000 में। और इसकी शपथ कब ली थी, संकल्प कब किया था? 1999 में पारित किया था। 2000 में पहली बार मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया? 2004 में। आपको इतने पॉइंट्स यहां से याद रखने हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए सुबोध कुमार जायसवाल, बी रमेश कुमार सेन,
सी अमित चौबे और डी ऋत्विक भारद्वाज। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को चुना गया है। दोस्तों आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का फुल फॉर्म केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई निदेशक के पद के लिए चुने गए 3 लोगों में वह सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। के.आर. चंद्रा और बी.एस. कौमुदी के साथ जायसवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा शीर्ष पद के लिए 109 अधिकारियों में से चुना गया। तो दोस्तों तीनों लोगों को चुना गया है और यह सबसे वरिष्ठ हैं, इसीलिए इनको निदेशक चुना गया। और 2 लोग अन्य कौन है, तो के.आर. चंद्रा और बी.एस. कौमुदू हैं। इनके साथ जायसवाल को निदेशक चुना गया है और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार समिति द्वारा चुना गया है। और कितने लोगों के बीच में, तो 109 अधिकारियों में से चुना गया है। समिति के अन्य सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। तो दोस्तों इस समिति में कौन कौन शामिल थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जो सीजीआई हैं और साथ में लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। नजर डालेंगे अगर केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ, मतलब सीबीआई की तरफ, तो सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। और दोस्तों इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है सुबोध कुमार जायसवाल। अब आपको हम सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में बताएंगे, तो आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि सुबोध जायसवाल हैं कौन, तो आपको बता दें सुबोध जायसवाल हैं कौन। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। इससे पहले वह मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर रह चुके हैं। उन्हें 2018 में मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्होंने अतीत में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के साथ भी काम किया है। सुबोध जायसवाल ने 1 दशक से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसबीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी काम किया है। दोस्तों इन्होंने किस किस के साथ काम किया है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लगभग महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के साथ काम किया है और साथ में इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी, एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और R&AW मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी काम किया है। 58 वर्षीय अधिकारी 20,000 करोड़ रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच करने वाले विशेष जांच दल के प्रमुख थे और जिसे अब्दुल करीम तेलगी घोटाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से एक पॉइंट आप यह याद रख सकते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी घोटाले की जांच जो एजेंसी थी उसके प्रमुख कौन थे, तो आपको याद रखना है सुबोध जायसवाल इसके प्रमुख थे। दोस्तों वह 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले की जांच करने वाली टीम का भी हिस्सा थे और सुबोध जायसवाल को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए 2009 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक कब दिया गया, सुबोध जायसवाल को 2009 में। यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया। आपके ऑप्शन है ए हेमंत बिश्वा शर्मा, बी मोहन सचदेवा, सी प्रकाश पादुकोण और डी पुलेला गोपीचंद। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। दोस्तों बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष, तो यह साथ में क्या है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। और इन्हें अब कहां, विश्व महासंघ बैडमिंटन विश्व महासंघ में भी चुना गया है कि उपाध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। तो दोस्तों कुल 20 स्थानों पर चुनाव था और 31 सदस्य इसमें भाग ले रहे थे और इसमें से किसको अध्यक्ष चुना गया, परिषद में चुना गया, सॉरी दोस्तों, तो परिषद में बैडमिंटन विश्व महासंघ की परिषद में हेमंत बिश्वा शर्मा को चुना गया है। दोस्तों वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने असम के मुख्यमंत्री का चुनाव भी जीता है कि इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा ने, और यह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ए
श्रीलंका, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी मालदीव। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव देश के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों भारत की पड़ोस पहले की नीति में मालदीव देश का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध हैं। भारत के पड़ोसी की तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव के वर्तमान में अगर नजर डालें मालदीव की तरफ तो मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। मालदीव की राजधानी माले तथा मुद्रा मालदीवियन रुपया है। अब दोस्तों नजर डालेंगे वाणिज्यिक दूतावास की तरफ तो महावाणिज्य दूतावास क्या है आपको बता दें कि अड्डू शहर में एक महावाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसे मौजूदा और इच्छुक स्तर के जुड़ाव के अनुरूप बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सोलेह के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंधों में गति और ऊर्जा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। यह वृद्धि और विकास की हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता या सबको साथ सबका विकास की दिशा में एक दूरंदेशी कदम है। दोस्तों भारत की राजनयिक उपस्थिति में वृद्धि अन्य बातों के साथ साथ भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी तथा वस्तुओं और सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट भारत इंडिया के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और किसके साथ अच्छे संबंध होंगे दोस्तों तो भारत और मालदीव के आपस में संबंध होंगे। और महावाणिज्य दूतावास कहाँ खोला जाएगा तो मालदीव के अड्डू शहर में खोला जाएगा। यह आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपके ऑप्शन है ए सुनील सेन, बी सत्यपाल सेन, सी जयंत चौधरी और डी मोहन चौधरी। तो दोस्तों याद रखें कि राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से जयंत चौधरी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों जयंत चौधरी के पिता अजित चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है। तो इनके पहले कौन थे? इनके पिता थे अजित चौधरी थे जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे। अब कौन है तो जयंत चौधरी हैं। अजित चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। चौधरी अजित सेन ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का गठन कब किया आपको यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। 1999 में। वो किसने? चौधरी अजित सेन है और उस समय यह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अब वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है तो जयंत चौधरी उनके ही बेटे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है। यहां से सबसे पहले आप यह पॉइंट याद कर लें कि किसी भी उच्च न्यायालय में अगर आपको अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत करना है यानी राष्ट्रपति को तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत किया जाता है अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत। अब आपके ऑप्शन है ए गुजरात उच्च न्यायालय, बी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, सी पंजाब उच्च न्यायालय और डी केरल उच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है। किसके द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीशों की पदोन्नति होती है दोस्तों तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है तो अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत पदोन्नति की जाती है। उन 5 न्यायाधीशों के नाम देखें दोस्तों तो पुले बादयाल ललित कुन्ही कृष्णन सर्वश्री न्यायमूर्तिगण कॉनरोड स्टेनलेस डायस बैचू कुरियन थॉमस थिरुपथ राघवन रवि और गोपीनाथ पुंजकारा हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 1956 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है। आपके ऑप्शन है ए विजेंद्र सिंह, बी सुशील कुमार, सी संजय कुमार और डी सत्यपाल। तो दोस्तों याद रखें उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से सुशील कुमार को जो कि एक भारतीय पहलवान है निलंबित करने का आदेश दिया है। उत्तर रेलवे ने हाल ही में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में शामिल होने के आरोप में भारतीय पहलवान सुशील कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक
प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ उत्तर रेलवे में क्या थे, वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक थे, यानी स्पोर्ट्स कोटे के तहत नियुक्ति दी गई थी और अब इनको यहाँ से हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और इनके ऊपर किसकी हत्या का आरोप है, तो आपको याद रखना है कि सागर धनखड़ की मौत के मामले में शामिल होने का आरोप है। किसके ऊपर, सुशील कुमार के ऊपर, जो कि एक भारतीय पहलवान है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी सुनील शेट्टी, सी संजय दत्त और डी रणबीर कपूर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और यही एग्जामिनर अधिकतम पूछते हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। यह वीजा लॉन्ग टर्म रेसिडेंस इवेंट है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ। तो दोस्तों कब हुआ यह लागू, मई 2019 में हुआ, जबकि वर्ष 2020 में यूएई सरकार ने इस वीजा की शुरुआत की थी, जिसकी समय अवधि 10 वर्ष है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूएई सरकार की तरफ से जो गोल्डन वीजा दिया जाता है इसकी समय अवधि कितनी होती है, तो 10 वर्ष होती है। और इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 2020 में की गई है। और जिसके बारे में अप्रूव कब किया गया था, तो मई 2019 में अप्रूव किया गया था। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का नवीनीकरण किया है। आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इराक, सी ओमान और डी ताजिकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें कि भारत और ओमान ने हाल ही में दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता का नवीनीकरण किया है। भारत और ओमान ने हाल ही में दो प्रमुख रक्षा समझौतों, पहला समुद्री सुरक्षा और दूसरा सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण किया है। इनमें से एक समुद्री परिवहन समझौता पर दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ से दोनों पॉइंट याद रखना दोस्तों। पहला समुद्री परिवहन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए, दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। और सैन्य सहयोग समझौते पर वर्ष 2018 में सहमति हुई थी। तो सैन्य सहयोग समझौते पर कब हुई है, 2018 में हुई थी, जिसका नवीनीकरण किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए समुद्री परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो दिसंबर 2019 में। अब नजर डालेंगे ओमान की तरफ, तो आपको बता दें कि ओमान की राजधानी मस्कट तथा मुद्रा ओमानी रियाल है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा ओमानी रियाल है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।